जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। सबका स्वागत है हमारे माथुर इंग्लिश क्लासेस में। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। क्लास हम लोगों का अब स्टार्ट होने वाला है। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। यदि आप लोग इस YouTube चैनल पे आप में से अगर कोई भी हमारे भाई बहन बंधु नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज 8 से 9 आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 12 का सिलेबस। तो मेरे भाई, जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से उसका कायाकल्प हो जाए। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों का जो आधा रखा था, आधा पढ़ाया था, आधा नहीं मतलब 4 या 5 पैराग्राफ आप लोगों का हुआ था। आज इस चैप्टर में मैं 5वां पैराग्राफ के आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको एक लाइन बताया था और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा लाइन था? पिछले क्लास में एक लाइन के बारे में मैंने जिक्र किया था और कहा था कि ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा गांधी ने कहा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि वी नोटिस दैट माइंड इज ए डैश 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 डैश। क्या बोलेंगे? रेस्टलेस बर्ड। क्या बोलेंगे? रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में मैंने 5वां पैराग्राफ तक पढ़ा दिया था और 5वां पैराग्राफ में मैंने आप लोगों को समझाया था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने नोटिस किया है, हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है बेचैन पक्षी। तो जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है। जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ही ज्यादा इसे पाने की चाहत बढ़ती है। गॉट माई पॉइंट्स? लेकिन फिर भी ससुराई जो दिमाग है वो संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट ही रहता है। चलिए, हम आज 6वां नंबर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुश है क्योंकि ही इज रिच, क्योंकि वो धनी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी धनी है इसलिए वो खुश है और नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। ये कोई जरूरी नहीं। यानी रुपया पैसा जो है वो तय नहीं करता है कि आप खुश हैं कि नाखुश हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी ने अपने इस एसे में, अपने इस निबंध में लिखे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। धनी लोग, द रिच का मतलब होता है धनी लोग। किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है धनी लोग। गरीब लोग, बुद्धिजीवी लोग, भोंदू लोग, काले लोग। तो किसी एडजेक्टिव के पहले यदि द लग जाता है इसका मतलब उसके पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। जो धनी लोग हैं वो अक्सर नाखुश पाए जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो अक्सर खुश पाए जाते हैं। यानी कि जो गरीब है बेचारा 2 रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, खुशी खुशी जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो धनी लोग हैं बेचारा वो टेंशन में जीते हैं, टेंशन में रहते हैं कि इतना पैसा इधर करना है, इतना पैसा इधर करना है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लाख संख्या में लोग जो हैं वो गरीब ही रह गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से मर गए। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxury and pleasures. इन्हीं सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, इन्हीं सारे चीजों को मतलब, ऑब्जर्व का मतलब सोचने समझने के बाद, हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने डिस्यूड किया, मना किया, किसको? हम लोगों को। किस चीज से? फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, आराम वाला जीवन से। किस चीज से? आराम वाला जीवन से मेरे भाई, आराम वाला जीवन से मना किया कि नहीं, हमको आराम नहीं चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट कहा है। कौन सा? बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने कहा है। आराम हराम है। कहा है ना, आराम हराम है। चलिए,
We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. ये कह रहे हैं कि हमारे भी तो पूर्वज कभी होंगे। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे भी तो पूर्वज कभी होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो चीज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो छोड़ा है उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है? जिस प्रकार के घरों में हमारे पूर्वजों ने अपना समय, अपना जीवन यापन किया है, वैसे उसी प्रकार से हम लोग भी अपना जीवन यापन आगे कर रहे हैं। और कह रहे हैं वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। उस समय की बात है, ये अपने ज़माने की बात कह रहे हैं कि ज़िंदगी जीने में कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था। आज के डेट में ज़िंदगी जीने में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अब क्या ही बताया जाए। ऑफ कोर्स लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं, लोग खुद को देख के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब बगल वाले घर में एक नया नया बुलेट गाड़ी आया है, अब भाई साहब बगल वाले घर को बहुत ज़्यादा जलन होगा। फलानवा बुलेट पर चढ़ा था, हमारा फिर स्प्लेंडरे प्लस बा ना भैया, हमू बुलेट पर चढ़ब। तो दूसरों को देख के आगे, ये यहाँ पे दूसरों को देख के कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, दूसरों से नहीं। याद रखिए, आप खुद के कॉम्पिटिटर बनिए, दूसरों के नहीं। समझ में आया? ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेजेस। पहले के ज़माने में लोग दो ही प्रकार का काम करते थे, या तो अपना खुद का व्यवसाय करते थे, खुद का कारोबार करते थे, नहीं तो फिर किसी के यहाँ रेगुलर वेज का मतलब होता है रोजगारी पे मजदूरी करते थे, पैसा मिलता था और अपना जीवन यापन करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स। महात्मा गांधी हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते हैं। हम लोग भी मशीनों का आविष्कार करना जानते हैं, लेकिन हम लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम मशीनों का आविष्कार करेंगे तो हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, और चूंकि हम लोग जब मशीनों के गुलाम हो जाएंगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत होगा जीवन आगे बढ़ाने में। और देखिए आज के डेट में जो महात्मा गांधी कई साल पहले ये चैप्टर लिख के चले गए, आज के डेट में वो हो रहा है। आज के डेट में आप जरा देखिए, नज़र घुमाइए अपने चारों तरफ, आप मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। हर चीज़ के लिए मशीन चाहिए, कपड़ा धोने के लिए मशीन चाहिए। पहले कपड़ा धोने वाला मशीन नहीं था तो क्या कपड़ा नहीं धुलाता था? धुलाता था। और पहले की औरतें कपड़ा धोती थी, पूरे घर का कपड़ा धोती थी, मजबूत भी होती थी। आजकल की औरतें 10 कपड़ा कह दीजिए धोने के लिए तो फिर हालत खराब हो जाएगा, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, अगले दिन बुखार लग जाएगा। तो वॉशिंग मशीन बना। अब वॉशिंग मशीन ने हम इंसानों को लेजी बना दिया, सुस्त बना दिया, गुलाम बना दिया। अभी तो क्या है कि हर लोगों के पास कार और बाइक हो गया है। यही रीज़न है कि रोड पर, सड़क पर इतना जाम लग जा रहा है कि लोग सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो कार और बाइक से जाते हैं। लोग अगल बगल भी, आस पास भी जाते हैं, बगल में ही जाना है तो भी लोग अपने गाड़ी से जाते हैं। भाई क्या है, क्या ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा नीड हो तभी आप गाड़ी निकालिए अगर आपके पास है तो, वरना सड़क पर जाम करने से क्या फ़ायदा? क्या पता आपके उसी गाड़ी की वजह से, आपके उसी जाम की वजह से, उसी रश की वजह से, उसी भीड़ की वजह से किसी एम्बुलेंस को जगह ना मिले और शायद उस एम्बुलेंस में कोई दम तोड़ दे। लेकिन ये कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं सोचता है, ये कोई भी नहीं सोचेगा। भाई साहब लोगों को लगता है इतना बड़ा रोड है, एक हमारे चलते थोड़ी ऐसा होगा। सब यही सोचेंगे हमारे चलते, हमारे चलते, हमारे चलते। तो सब जब यही सोचेंगे हमारे चलते थोड़ी, हमारे चलते थोड़ी, हमारे चलते थोड़ी, सब लेके निकल जाएंगे और क्या होगा? आप खुद समझदार हैं क्या होगा। आगे देखिए, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सब। हमारे पूर्वज जानते थे कि हम अपने आप को मशीनों के पीछे अगर भगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। स्लेव का मतलब गुलाम।
should only do what we could with our hands and feet. हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे हाथ और पैर से हो सके. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा है कि खुशियों के बारे में कह रहे हैं कि खुशियां उनको ज्यादा नसीब होती है जो अपने हाथ और पैरों से काम करते हैं, जो अपने हाथ, इनके कहने का मतलब स्वस्थ ही जीवन है. हेल्थ इज वेल्थ. स्वस्थ से बड़ा धन कुछ भी नहीं है. आप स्वस्थ हैं तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है इस दुनिया में. तो ये महात्मा गांधी के कहने का मतलब है. महात्मा गांधी के कहने का मतलब आप हाथ पैर ज्यादा चलाइएगा तो हेल्दी रहिएगा, और हेल्दी रहिएगा तो वेल्दी रहिएगा. बात समझ में आ रही है? They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance. कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में तो क्या रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में सब बोझ बन के रह रहे हैं. बोझ, एक दूसरे पे बोझ बने हुए. बड़े बड़े शहरों में सब चोरी चमारी करने वाले लोग हैं. And that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. देखिए क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं कि शहरों में गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं, शहरों में चोरों का गैंग रहता है. शहरों में चोरों का गैंग रहता है. गैंग ऑफ थीव्स. शहरों में चोरों का बड़ा बड़ा गैंग है. क्या करता है? डकैती डालता है. प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति, गंदे गंदे चीजों में वो अपना हाथ आजमाते हैं लोग. वाइस फ्लोरिशिंग मतलब बुराई चीजों को बढ़ावा देते हैं, बुरे चीजों को बढ़ावा देते हैं. इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन. और शहरों में गरीब लोग अमीरों के द्वारा लूटे जाते हैं. शहरों में गरीब लोग अमीरों के द्वारा लूटे जाते हैं. भैया ये हम नहीं करें. जितने भी हमारे, ये कभी आया हुआ था ना कि एक गाना, तुम्हारी दौलत नई नई है. तो भाई जितने भी हमारे दौलतमंद लोग हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है तो वो मैं बस पढ़ रहा हूं. शब्द महात्मा गांधी जी के हैं, स्टेटमेंट मेरा है, मुंह मेरा है, शब्द उनके हैं. दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज. यही रीजन है कि महात्मा गांधी छोटे गांव से संतुष्ट थे. यही रीजन है कि महात्मा गांधी जो थे वो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे. उनके लिए बड़ा जो शहर था वो बड़ा शहर किसी काम के लायक नहीं था. बड़े शहरों में बड़े कांड हुआ करते हैं. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held this version of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. ये कह रहे हैं कि हमारा भारत देश ऋषि और फकीरों का देश हुआ करता था, और हमारे भारत को तलवारों से ज्यादा लोगों के बात से भय हुआ करता था. जैसे राजाओं के पास तलवार होता था, लेकिन वो जो ऋषि मुनि होते थे, जो ऋषि फकीर होते थे, उनका बड़ा इज्जत करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये तलवार काम नहीं आएगा जब ऋषि फकीर अपना एक मंत्र मार देंगे. इस तरह इस देश के हम लोग निवासी हैं, ऐसे देश में हम लोग रहते हैं. दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर एंड डॉक्टर. ये ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, डॉक्टर है, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स. लेकिन वो सब एक दायरे में बंधे हुए हैं, जिसको संविधान कहते हैं. संविधान जिसको कहते हैं वो सब एक दायरे में बंधे हुए हैं. Everybody knew that these professions were not particularly superior. सबको पता था कि ये सारे प्रोफेशन बहुत सुपीरियर नहीं है, तब सबसे बड़ा नहीं है. Moreover, these वकील्स and waits did not rob people. वकील का नाम इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ये खुद एक बैरिस्टर, खुद एक वकील थे. ये कह रहे कि वकील और वैद लोग जो डॉक्टर के रूप में वैद होते थे, वकील और वैद लोग लोगों को लूटा नहीं करते थे. They were considered people's dependents, not their masters. Justice was tolerably fair. जो न्याय होता था वो एकदम फेयर होता था, एकदम सही होता था, उसमें कोई if और but नहीं हुआ करता था. The ordinary rule was to avoid courts. There were no talks and lure people into them. कोई भी जो रूल होता था ना, जो नियम बनाया जाता था, वो नियम सबके लिए होता था, अमीर गरीब, वो नियम सबके लिए होता था, उसमें कोई लोभ लालच वाला बात नहीं होता था. This evil too was noticeable only in and around capitals. The common people, बहुत सारे लोग lived independently, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब आजादी से रह रहे थे.
एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वो अपना कृषि व्यवसाय, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कृषि व्यवसाय करते थे। एंड दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और इस प्रकार से वो अपना ट्रू होम रूल भी एंजॉय करते थे। मतलब ट्रू होम रूल मतलब जो घरों का, जो जो समाज का, गांव का जो वास्तविक रूल था, नियम था, उसको वो एंजॉय करते थे। किस चीज से? कृषि व्यवसाय से। ज्यादातर हमारे भारत में लोग खेती करते थे पहले, और उसी को एंजॉय करते थे लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर पैराग्राफ तक हो गया। 9 नंबर पैराग्राफ अब आप यहां देखेंगे। 9 नंबर पैराग्राफ देखिए, कह रहे द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिस प्रकार से मैंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, उसी प्रकार से इसके चाहने वालों ने भी इसको डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन किया है। जहां जहां पे जिसका मीनिंग आ रहा है मैं गोल गोल घेर दे रहा हूं, आप उसको समझते जाइएगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिस प्रकार से मैंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है, एज सो डिस्क्राइब, उसी प्रकार से वोटरीज का मतलब चाहने वाले, उसी प्रकार से इसके वोटरीज भी इसका वर्णन किए हैं। वोटरीज का मतलब वोट देने वाला, और आप वोट किसको देते हैं? आप जिसको पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। चाहे दुनिया का कोई भी, पूरे वर्ल्ड का कोई भी जगह हो, पूरे वर्ल्ड का कोई भी सभ्यता और संस्कृति हो, अगर आप कह दें कि 100 में 100% लोग परफेक्ट हैं, ये गलत बात है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूप, किसी भी रंग का हो, आप कह दें कि मेरे जाति के सब लोग 100 में 100% सही है, ये झूठ बात है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो 100% लोग परफेक्ट कभी नहीं हो सकते हैं। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality. भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मेन जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो क्या है? वो मानवता को बढ़ावा देता है। एलिवेट मतलब बढ़ावा देना, वो मानवता को बढ़ावा देता है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो है वो इमोरालिटी, अमानवता को बढ़ावा देता है। इमोरालिटी का मतलब अमानवता। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो भगवान में, भगवानों पर टिका हुआ है, भगवान में विश्वास पर टिका हुआ है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति भगवान में भरोसे पर नहीं टिका हुआ है भाई साहब, वो उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling the old Indian civilization even as child clings to the mother's breast. हम लोग भारत के लोग अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इस प्रकार से चिपके हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका होता है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपका होता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से चिपके हुए हैं। महात्मा गांधी 10वां नंबर पैराग्राफ में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हेटर नहीं हूं, उससे नफरत नहीं करता हूं, बल्कि आई एम थैंकफुल, बल्कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि मैं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के साहित्य से बहुत कुछ सिखाया है उसने मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माय कंट्री men frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, that is that we must shun it at all cost. कह रहे हैं कि कहते हैं कि जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं, जब तक आप किसी में हाथ लगाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो बुरा है, अच्छा है, कितना गहरा है, कितना मीठा है, जब तक आप किसी चीज को टेस्ट नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हमने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का टेस्ट किया है,
हमने पश्चिमी साहित्य को पढ़ा है, हमने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में अपने आप को ले जाके देखा है, गए थे ना कुछ दिन। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, और मेरा अनुभव ये कहता है कि यदि हम लोगों में से कोई भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट करता है तो भाई साहब हम बर्बादी के रास्ते पे चल जाएंगे। इसीलिए हमको किसी भी कीमत पे इसको दूर करना होगा, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपने से दूर करना होगा, दूर करना होगा। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? 11 नंबर पैराग्राफ में महात्मा गांधी खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक संस्कृति सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक की पूजा है, मशीनों की पूजा है, भौतिकवाद की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हम लोगों के अंदर की निर्दयता का पूजा है, ब्रूटलिटी की पूजा है, निर्दयता की पूजा है। It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of material civilization. मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में यदि हम मशीनों को हटा दे तो कुछ नहीं बचा है, सब खत्म। क्योंकि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में लोग पूरे तरीके से मशीनों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, और जिस दिन मशीन खत्म उस दिन इंसान खत्म। ऐसा बना लिया है इंसान अपने आप को कि इंसान पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गया भौतिकवाद पे, मैटरलिज्म पे। 12 नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। 12 नंबर पैराग्राफ में महात्मा गांधी बता रहे हैं, इट इज परहैप्स अननेसेसरी if not useless to weigh the merits of two civilization. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective. अभी इसके पहले वाले स्टेंजा में महात्मा गांधी ने एक लाइन बोला था, वो क्या बोला था जरा मैं आपको रिवर्स बैक में ले जाता हूँ। इन्होंने बोला था आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट। देखिएगा इसके ठीक पहले वाले स्टेंजा में ये लाइन आया हुआ था, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हेटर नहीं हूं, नफरत करने वाला नहीं हूं। देखिए यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति अपने जगह पे सही है, इंडियन सभ्यता और संस्कृति अपने जगह पे सही है। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति वहां के लोगों को सूट करता है, और इंडियन सभ्यता और संस्कृति यहाँ के लोगों को सूट करता है। ये सही बात है। जरा सोचिए, भारत में अगर हमारे मिडिल क्लास लोगों में अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डेवलप कर दिया जाए तो हमारे मिडिल क्लास लोगों का, चाहे लोअर क्लास लोगों का जो माइंड है उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाया है। अब जैसे हम अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर की बात करें तो केकरो मेहरारू अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि केकरो मेहरारू है, उसका दोस्त है कोनो लड़का, वो उस शहर में आया, फोन किया कि हाँ वे आर यू, तो उसने कहा कि आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूँ। तो उसने कहा अरे लंदन में तो मैं भी आया हूँ, क्या तुम मेरे को अपना शहर नहीं घुमाओगी? वो निकल गई और शहर घुमाने लगी। उसका पति देख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसका दोस्त है, घुमा रही है, शहर घुमा के घर आ जाएगी। लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पत्नी ये कहे कि पति जी मैं अपने दोस्त को शहर घुमा के आ रही हूँ, भाई साहब बस का बात है कि पति के दिमाग, पति अपने इस चीज को टॉलरेट है, पति का दिमाग उतना भी ब्रॉड नहीं हो पाया है हमारे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली में कि वो कहे कि हाँ तुम किसी लड़का दोस्त को जाओ घुमा के आओ शहर, और उसके साथ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाओ, गोलगप्पा खाओ, फिर घरे आ जाओ। कहीं अगर पत्नी छुपा के चली गई तो भाई साहब शाम को अगर पति ने देख लिया तो लाठी लाठी मार भई। ये होता है भाई साहब। तो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न माइंड एंड इंडियन माइंड। हमारे इंडिया में भी दो इंडिया बसता है, एक वो जो बॉलीवुड वाले लोग जीते हैं और एक वो जो हम लोग जीते हैं, मिडिल क्लास के लोग जीते हैं, लोअर क्लास के लोग जीते हैं। ये अंतर है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। बाय द वे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वर्ड्स। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of these words. अच्छा, अंतर बता रहा है, विशिष्ट अंतर बता रहा है। अच्छा, अंतर क्या है दोनों में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में और एंशिएंट सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है?
वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? महात्मा गांधी ने ये कहा है कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो है वो हमारे इच्छाओं में वृद्धि के बारे में बताता है कि जितना इच्छा हो रहा है उसको और बढ़ाते जाओ, अपने डिजायर्स को बढ़ाते जाओ। लेकिन हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या कहता है? क्या कहता है? हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहता है कि हमें अपने इच्छाओं पे लगाम लगाना चाहिए। ठीक है, हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो कहता है कि हमें अपने इच्छाओं पर लगाम लगा के रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आ रहा है और बढ़ते जाओ। इच्छाएं अनंत होती है बेटा, मन में कुछ हो इच्छा हो जाएगा तो क्या सब पूरा हो जाएगा? नहीं। चाहतों को बढ़ावा देना ये पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति बताता है, और चाहतों पे लगाम लगा के रखना ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति बताता है। जो मन में आया वो हो थोड़ी जाएगा। मन है कुछो कह देगा, मन है कह दिया हमरा आलिया भट्ट से बियाह करना है, हो जाएगा। हो ही जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ जाओ, समझ हम क्या कह रहे हैं। तो हम लोग अपने इच्छाओं पे लगाम लगा के रखते हैं। जो हमारा लेवल होता है उसी में हम अपनी इच्छा भी प्रकट करते हैं। बताओ, तुम कभी सोचेगा कि हमारा बियाह आलिया भट्ट से हो जाए? जब तक वो लेवल पे जाएगा नहीं, तुम बताओ सोचेगा कभी? सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान से तो कब बियाह होगा? कब हो? तू अभी सोच ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि उस लेवल पे नहीं है। वो तुमसे अभी आके ब्याह नहीं करेगी, सबसे बड़ी चीज है। तो हम अपने सोच को भी लिमिट में रखते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति अपने सोच को लिमिट में नहीं रखता है। वो ससुरा लिमिटलेस होता है, वो पूरा अपने डिजायर और इच्छाओं में मल्टीप्लिसिटी, अनंत मल्टीप्लिसिटी करते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, the restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of divine power। भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात अगर हम करें तो ये दैविक शक्तियों पर टिका हुआ है। जरा देखो अमेरिका वगैरह को, हर बार हर साल कोई नया, चाइना को देखो कोई नया मशीन का आविष्कार करता है। हमारा यहाँ नया भगवान आविष्कार होते हैं। वो मशीन बनाता है, हम भगवाने बना देते हैं। सोचो हम कितना डेवलप हैं। वो सब मशीन पे सोचता है, मशीन ऐसा होना चाहिए, ये मशीन होना चाहिए, ये हथियार होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट भगवान लॉन्च करते हैं, डायरेक्ट भगवान ही बना देते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जय शिव गुरु करते हैं ना, हम लोग शिव गुरु की चर्चा होती है। हम लोग पूरे बहुत जगह पे चर्चा होती है और लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक लोग जाते हैं और शिव गुरु की चर्चा करते हैं। मेरे को लगता है कि आज के 40 साल पहले ये शिव गुरु की जो चर्चा होती है ये नहीं था। 40 साल पहले लोग शिव शंभू की पूजा करते थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते थे। लेकिन ये एक जो प्रोसेस चला, एक शिव गुरु, ये नए तरीके का प्रोसेस चला कि भैया शिव गुरु भाई एक दूसरे का नेटवर्क कनेक्ट करते चले गए। तो ये एक नए तरीके से, मतलब हमारे इंडिया में लोग थोड़ा अध्यात्म ज्यादा होते हैं। अभी कोई भी आएगा कह देगा कि श्री 1008 श्री मथुरानंद स्वामी हम ही बन गए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। भैया आप हमारे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दीजिएगा। सही बात, एकदम 100% सही बात, एकदम 100% सही बात है। लोग कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमारे एक आसाराम बापू थे। आसाराम बापू के बहुत सारे शिष्य थे। वो कौन थे? हम और आपके जैसे लोग थे, और आसाराम बापू के सामने मत्था टेकते थे। आसाराम बापू को कहाँ जाना पड़ा, अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। उसके बाद आए हमारे राम रहीम जी। राम रहीम के भी बहुत सारे शिष्य थे। कौन थे? आप और हम थे। कहाँ सड़ रहे हैं? अभी जेल में सड़ रहे हैं। तो मेरे भाई कुछ समझो क्या हो रहा है, कुछ दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। हम अध्यात्म से जुड़े हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति में जुड़े हों ये अच्छी बात नहीं है। अध्यात्म में होना अच्छी बात है, अंधभक्ति में होना अच्छी बात नहीं है। भक्ति करो लेकिन आंखें खोल के। कहाँ भक्ति करनी है ये समझो, इस बात को समझ में आ रही है? तो कोई भी आए और आपको बेवकूफ बना के चला जाए, ऐसे थोड़ी होता है। आइए आगे चलते हैं। Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist, but I have no manner of doubt
that the victory of man lies in that resistance. We are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. हम लोग क्या करते हैं, क्षण भर की खुशी के लिए जो जीवन भर का जो सुख है उसको बाय बाय टाटा बोल देते हैं। जैसे हम गर्मी के दिनों में बहुत तेज तपती धूप से होकर के घर आते हैं और घर आने के बाद बहुत तेज प्यासे होते हैं, फ्रिज खोलते हैं और गट गट पानी पी लेते हैं, एसी खोलते हैं और एकदम 18 पे कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को क्षण भर में चरम सुख की अनुभूति की प्राप्ति कराता है, लेकिन याद रखिए आपके आने वाले कल के लिए आपके बॉडी को बेकार कर रहा होता है। यही अगर आप धीरे धीरे घड़ा का पानी पिए, पेड़ के हवाओं से, हैंड फैन से अगर आप अपने गर्मी को शांत करते हैं, वो आपके आने वाले कल को बेहतर और मजबूत बनाने का काम करता है। ये बात हमें पता नहीं है और पता होते हुए भी हम ये काम करते हैं। यही तो बड़ी बात है हमारे यहाँ के लोगों की, पता होते हुए भी हम वो काम करते हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of soul, but we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. ये कह रहे हैं अध्यात्म में भी आविष्कारें होती हैं, लेकिन वो दैविक शक्तियां होती हैं, लेकिन वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे और नहीं देखते हैं। लेकिन मशीनों का आविष्कार हो जाए तो वो हमको अपनी आंखों से दिख जाता है और वो हम ज़्यादा देखते हैं। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ये कह रहे कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस विकास के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया। ये कह रहे हैं कि वो भगवान है, वो भी भगवान ही है जो हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हम लोगों के दिमाग में डाला है कि नहीं भारत तुम मशीनों के खिलाफ रहो, भारत तुम मशीनों के आविष्कार में अपना हाथ मत लगाओ, अपना हाथ मत आजमाओ। जो भगवान ने हमारे दिमाग में भगवान बैठे हुए और भगवान बैठ करके हमें ये बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोगों को मशीनों से दूर रहना चाहिए। ये भगवान हम लोगों को कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी ने इस ऐसे में लिखा है। उस ऐसे को मैं पढ़ के आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, बस आप लोग लाइन बाय लाइन सुनते रहिए। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. अब देखिए महात्मा गांधी ने क्या बोला है। महात्मा गांधी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, कुछ तो बात होगा हिंदुइज्म में जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी भी जिंदा है, कुछ तो बात होगा। क्या बात है? It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. कह रहे हैं कि ये सारा सभ्यता और संस्कृति, बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्शियन, ये सारा सभ्यता संस्कृति जो है विटनेस है, आंखों देखा गवाह है। इन लोगों ने सब लोगों ने दम तोड़ दिया, ये सारी सभ्यता और संस्कृति ने दम तोड़ दिया और अभी भी हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिंदा है, अडिग है, इमूवेबल है। पूछ रहे हैं वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीक, ग्रीक कहाँ है, कहाँ चला गया सब? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, गिबॉन का इटली? ये गिबॉन याद रखिएगा, गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ इटली। जब आपके परीक्षा में आएगा तो गिबॉन को इटली से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? और एटिक सिविलाइजेशन को ग्रीक से याद रखेंगे। दो चीजें मैं आपको ऑब्जेक्टिव में अभी बताने का काम कर रहा हूं, आप दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। इटली की बात होगी तो गिबॉन याद रखिएगा और ग्रीक की बात होगी तो एटिक सिविलाइजेशन याद रखिएगा, ठीक है? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ग्रीक एक बार जाइए और वहां देखिए कहाँ है वहां का एटिक सिविलाइजेशन, क्या हो गया, खत्म हो गया। देन कमिंग टू इंडिया, तब अब आइए भारत। Let one go through the most ancient record and then look around you. You would be concentrate to say, yes, I see here ancient India still living. भारत आइए ना, आप ग्रीक गए, आपको वहां एटिक सिविलाइजेशन नहीं मिला, लेकिन अब भारत आइए और भारत में आके गांव में जाइए, वो प्राचीन भारत आज भी आपको मिलेगा जो कल आपने प्राचीन भारत का किताबों में पढ़ा था नाम। ट्रू, देयर वर डंग हिप्स। हाँ, ये बात सही है कि आपको कहीं कहीं गोबर मिलेगा,
हियर एंड देयर, यहाँ वहां, देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, गोबरों में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, मालूम नहीं है आपको? आप जाइए अपने गांव में जहां गोबर का ढेर है उसमें जाके खोजिए, वहां वहां आपको खजाना मिलेगा। गोबरों में वो गोबर नहीं, वो गोबर खजाना है, खजाना। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड दैट एंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। अच्छा, एक बात आपको बताने का प्रयास करें, आप सचमुच में जाके गोबर में हाथ लगा के खजाना मत खोजने लगिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि गोबर जो हुआ करता था वो बहुत काम आता था। जैसे गोईठा, वो ईंधन का काम करता था, लोग गोईठा पाथते थे, उससे गोईठा बनाते थे और उसी गोईठे से खाना भी बनता था, वो ईंधन का काम करता था। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants and self-denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो इस पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपने चाहतों में मल्टीप्लाई करते जाएं, मतलब अपनी चाहतों को बढ़ाते जाएं, इस पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति निर्भर करता है कि हम अपनी चाहतों में लगाम लगा के रखें, रिस्ट्रिक्ट करके रखें कि नहीं ये नहीं मतलब नहीं, ये हाँ मतलब हाँ, इस तरीके से। आगे चलते हैं, 21 नंबर पैराग्राफ, 21 ज्यादा नहीं है, 21 नंबर पैराग्राफ देखिए। 21, 21 नंबर, 24 पैराग्राफ तक है, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। 21 नंबर पैराग्राफ देखिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन, इसमें कोई शक नहीं है, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति, यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट, लेकिन यदि हम उसको अपने भारत में कॉपी करने का कोशिश करेंगे तो हम बर्बादी के रास्ते पे चल देंगे, याद रखिएगा। आज के डेट में कॉपी कर ही रहे हैं हम लोग, और देखिए हम लोग बर्बादी के रास्ते पे चल दिए हैं। आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए हम कहां से कहां जा रहे हैं, क्षण भर की खुशी के लिए, सुख के लिए। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम लोग स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए नहीं बना है, और यदि हम लोग उसको स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम लोग उसको स्वीकार करेंगे तो हम लोग बर्बादी के रास्ते पे चल देंगे, इस बात को समझना होगा। आइए देखते हैं अगले वाले स्टेंजा में महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं। अगले वाले स्टेंजा में महात्मा गांधी बता रहे हैं कि द इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, जो पश्चिमी देश के लोग, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के लोग जो हैं, जो भौतिक आनंद की अनुभूति की प्राप्ति के लिए जो अनवरत खोज के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लगातार जिस चीज की खोज करते जा रहे हैं, और बुराइयों में, इविल, बुराइयों में अपने आप को, बुराइयों को बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं बोल्डली कह सकता हूँ, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इस चीज को देखते हुए मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। अगर यूरोपियंस ने अपने आउटलुक को नहीं बदलना पड़ेगा। यूरोपियंस को अपने इस जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का जो सिस्टम वो लोग बना के लेके चल रहे हैं, उसको बदलना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं बदलते हैं, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो लोग नहीं बदलते हैं, वो गुलामी की रास्ते पे चल देंगे, और एक दिन आएगा जब वो गुलाम हो जाएंगे। और महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बहुत पुरानी बात आज सच दिख रहा है, वो तो गुलाम है ही, साथ ही साथ हम भी अपने आप को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ ले जाकर के अपने आप को मशीनों के गुलाम बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, महात्मा गांधी कह रहे हैं हो सकता है कि मेरा जो पढ़ा है वो पढ़ा लिखा गलत हो, मेरा ज्ञान गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन बेरी, मैं जानता हूं कि यदि भारत एक सोने वाला ऊन, एक सुनहरा ऊन की तरफ, एक आराम वाला जीवन की तरफ, कंफर्ट की तरफ, लग्जरी की तरफ जाता है, तो हम अपने मौत को बुलावा देते हैं। ये महात्मा गांधी हम लोगों को समझाने का
प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसोफर। आओ, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनका जो मोटो है उस पर हम लोग एक बार अमल करते हैं। वो क्या कहते हैं? पश्चिमी फिलोसोफर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो भारत लेके चलता है, और वो है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन आज के डेट में बहुत लोगों के पास सादा जीवन उच्च विचार नहीं है, छोटा विचार अब बड़ा जीवन, इस प्रकार के लोग हैं। ये कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टुडे इज certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses, they run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। मतलब हम ऊंचा जीवन जीने के चक्कर में उच्च विचार को खोते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, पैराग्राफ नंबर 23। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। वास्तव में जो सभ्यता और संस्कृति है, वास्तव में वो क्या है? वो है हमें हमारी चाहतों पर लगाम लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना कि ये हमारे लिए नहीं है, यहाँ हमें रुकना चाहिए तो रुकना चाहिए। This alone increases and promotes contentment and real happiness and capacity of for service। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे जो निस्वार्थ सेवा करने की भावना है उसमें वृद्धि करने का काम करता है, वो बढ़ने का काम करता है, वो बढ़ावा देने का काम करता है। ये बात याद रखिएगा, सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है, संतुष्टि देने का काम करता है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। महात्मा गांधी कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आराम कंफर्ट जरूरी नहीं है, कंफर्ट जरूरी है, लेकिन लिमिट में कितना होना चाहिए। फिजिकल आराम, ये नहीं कहते कि दिन भर रात भर काम करते रहो, आराम हराम है। जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर काम करते रहो, काम करते करते मर जाओ, नहीं। आराम हराम है का मतलब फालतू जो आराम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, मतलब एक लिमिट समय में, एक लिमिट मात्रा में आपको आराम जरूरी है। बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन एक लिमिट में से ऊपर जाके अगर आप आराम करते हैं, जैसे 8 घंटा सोने के लिए आपको बनाया गया है, मान लीजिए 7 घंटा सोने के लिए बनाया गया है, और आप 10 घंटा सोएंगे तो क्या होगा? वो आपके लिए हानिकारक होगा, आपके बॉडी में पेन होगा, दर्द पैदा होगा आपके बॉडी में। आप यकीन मानिए, आप 6 घंटा सो के जगिए, आपके बॉडी में पेन नहीं होगा, और आप 10-12 घंटा सो के जगिए, आप जगने के बाद आपके बॉडी में पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। और यही सवाल मैं आज पूछ रहा था अपने हमारे अभिनव भैया से, जो हमारे आप लोगों के जो टेक्निकल अभिनय भैया हैं, जिनकी वजह से ये क्लासेस सारे सेटअप्स चल रहे हैं। आज मैं पूछ रहा था कि सुबह जगने के बाद पेन क्यों होता है बॉडी में। ये बात मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज संडे था और काफी लेट मैं जगा हूँ, और जगने के बाद जब मुझे पेन का एहसास हुआ है तो मैं सोच रहा था कि मेरे बॉडी में पेन क्यों हो रहा है। और ये बात मैंने अभिनय भैया से पूछा है, तो अभिनय भैया से पूछा है कि क्या आपको भी ऐसा होता है। लेकिन अभिनय भैया तो टाइम से सुबह में चाहिए, अभिनय भैया हमारे 3 बजे सोएंगे तभी भी 4 बजे जग जाएंगे, 2 बजे सोएंगे तभी भी 4 बजे जग जाएंगे, 12 बजे सोएंगे तभी भी 4 बजे जग जाएंगे, 10 बजे सोएंगे तभी भी 4 बजे जग जाएंगे। तो ये तो समय, अपना समय पूरा कर लेते हैं, इनको पेन कहाँ से होगा। हम लोग आज, मैं खुद आज 8, 9, 10 बजे जगा हूँ, इसलिए मेरे बॉडी में पेन हो रहा था। और यही बात देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था। यही चीजें होती है बेटा, जानकारी सबको सब कुछ होता है। एक कहावत सुना होगा कि दूसरे के आंगना में बड़ी गीत आवेला, अपना आंगना में गीते भुला जलन आदमी है। दूसरा के माड़ों में गीत खूब आवेला, अपना माड़ों में गीत भुला जलन आदमी। ये कहावत है, जानकारी सबको होता है, उस जानकारी को कब कहाँ बाहर लाना है, ये सबसे बड़ा चीज जरूरी है। आगे, The ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. The satisfaction of one's physical need, even the intellectual need of one's narrow cell, must meet at a certain point a dead stop. Before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energy should be concentrated। ये कह रहे हैं
कि सबका एक अंत पॉइंट होता है, सबका एक लास्ट पॉइंट होता है, हमारे जीवन का भी एक लास्ट पॉइंट होता है, मृत्यु। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपके पास 50 लाख रुपया है, लेके जाएंगे क्या? मेरे पास 5 रुपया है, लेके जाएंगे क्या? मतलब जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भी छोड़ के जाएगा दूसरे के लिए, जिसके पास 1000 की संपत्ति है वो भी छोड़ के जाएगा दूसरे के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कुछ है तो वो है आपका हेल्थ, और हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, वही आपके साथ जाने वाला है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने एनर्जी को बचा के रखिए, कंसंट्रेट करके रखिए, आप अपने ऊर्जा को सही जगह पे लगाइए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है ना कि आप अपने आप को पूरे तरीके से एकदम बिछा दीजिए अपने जीवन में कि नहीं मेरे को हाय धन हाय धन हाय धन। तो पता है, तो फिर आपको गाना याद आएगा, क्यों पैसा पैसा करता है तू पैसे पे क्यों मरता है, यही वाला गाना आपको याद आएगा। तो भाई साहब, इस प्रकार से आप लोगों का ये जो एसे है, ये जो निबंध है, ये आप लोगों का खत्म हो गया, बच गया आप लोगों का ये। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वर्ड मीनिंग है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारा जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारा वर्ड मीनिंग मेरे को लगभग वर्ड मीनिंग मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। बच गया इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव अब आज नहीं करेंगे हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग कल, ठीक है। कल लाइव क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव करने में मजा आता है, तो कल लाइव क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और परसों आपको बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगले सप्ताह यानी कि मंडे से लेके संडे के बीच में एक दिन ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के लिए रखेंगे, और वो ट्रायल टेस्ट होगा, ठीक है। वो आप लोगों को सिखाने के लिए टेस्ट होगा कि कैसे टेस्ट ऑनलाइन पे आप लोग देंगे। किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे से पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं 8 से 9। देखना ना भूलें, ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल माथुर इंग्लिश क्लासेस या इंग्लिश विथ माथुर सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।